हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे न्यूटन के शीतलन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन के शीतलन का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडा होने की दर उस वस्तु के ताप तथा वस्तु के आसपास परिवेश के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडा होने की दर वस्तु व परिवेश के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये न्यूटन के शीतलन का नियम है। वास्तव में यह शीतलन का नियम लघु तापांतर के लिए ही सत्य है। यह नियम केवल लघु तापांतर के लिए ही सत्य है। यदि वस्तु का ताप कैपिटल T व परिवेश का ताप T0 हो तो वस्तु के ठंडा होने की दर वस्तु के ठंडा होने की दर
नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये वस्तु के ठंडा होने की दर है, रेट ऑफ कूलिंग है, प्रोपोर्शनल टू वस्तु का ताप है T और परिवेश का ताप है T0, तो इनका तापांतर हो गया T माइनस T0, एक से ज़्यादा पद है तो ब्रैकेट। यह है न्यूटन के शीतलन का नियम। इसको हम समीकरण 1 कह लें। जहां ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि समय के बढ़ने पर ताप घटता है। जहां ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि समय के बढ़ने पर वस्तु का ताप घटता है। माना वस्तु का द्रव्यमान m, उसके पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा C, सूक्ष्म समय dt में ताप परिवर्तन या ताप ह्रास D कैपिटल T है। माना वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा थोड़ा सा नीचे लिखे, हो सकता है दिखाई न दे, कट जाए, तो आइए नीचे लिखते हैं। माना वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा C वस्तु का ताप वस्तु का द्रव्यमान m व सूक्ष्म समय dt में ताप ह्रास माने ताप में कमी D कैपिटल T हो तो वस्तु को ठंडा होने में वस्तु द्वारा ठंडा होने में
दी गई ऊष्मा या वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा, दी गई ऊष्मा डी क्यू इक्वल एम सी डी टी। इसको हम समीकरण 2 कह दें। समीकरण 2 से डी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से डी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर माइनस चिन्ह पहले से वैसे ही रहेगा, डी क्यू की जगह एम सी डी टी हो गया और नीचे डी स्मॉल टी हो गया। अब प्रोपोर्शनल टी माइनस टी ज़ीरो अथवा इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए बराबर लिख दिए और एक कांस्टेंट स्मॉल के लिख दिए, टी माइनस टी ज़ीरो और इधर माइनस एम सी डी टी अपॉन डी स्मॉल टी। अथवा ये माइनस डी टी अपॉन डी स्मॉल टी इक्वल ये हुआ स्मॉल के, एम सी का गुणा है पक्षांतर की, ये भाग हो गया इंटू टी माइनस टी डी। अथवा अब के अपान एम सी को हम दूसरा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का गुणा भाग कांस्टेंट होता है, ले लें कैपिटल के, ये हो गया निगेटिव डी कैपिटल टी ओवर डी स्मॉल टी इक्वल कैपिटल के टी माइनस टी ज़ीरो। इसको हम समीकरण 3 कह दे रहे हैं। इसको थोड़ा और आगे हल करें, ये हो गया माइनस चिन्ह से गुणा कर दें, ये हो गया डी टी और ये जो वो ब्रैकेट है इसको पक्षांतर करें, गुणा है भाग हो गया टी माइनस टी ज़ीरो इक्वल माइनस से जब गुणा कर रहे थे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया के और ये डी टी नीचे है, इधर पक्षांतर होकर ऊपर आ गया। ये समीकरण 4 हो गया। ये अवकल समीकरण है, इसको हल करने की कई विधियां हैं। वेरिएबल सेपरेबल है, एग्जैक्ट है, होमोजेनियस है, लीनियर है, बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ गणित नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट हल करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो लिखेंगे समीकरण 4 का वेरिएबल सेपरेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए यहाँ वेरिएबल कैपिटल टी है, परमताप है,
ये कैपिटल टी वाले पद एक तरफ हो गए और ये स्मॉल टी है, ये समय है, टाइम है, यह वाले पद दूसरी तरफ हो गए। इनके वेरिएबल सेपरेट हो गए, अलग हो गए, इसीलिए इस विधि का नाम है वेरिएबल सेपरेट। तो आइए समीकरण 4 का हम समाकलन कर दें। इसको मिटा करके लिखते हैं लिखिए समीकरण 4 का समाकलन करने पर समीकरण 3 को अभी यहीं छोड़े रहते हैं, जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी से सूखता नहीं है। यही लिख दे रहे हैं समीकरण 4 का समाकलन करने पर तो समाकलन कर दें इंटीग्रल 1/t-t0 एक से ज़्यादा पद है ब्रैकेट इक्वल इंटीग्रल dt। यहाँ हम दो सूत्रों का उपयोग करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं आवश्यक सूत्र। एक सूत्र है इंटीग्रल ऑफ x पावर n, यह कई बार हम लोगों के सम्मुख आया है, x पावर n+1/n+1। ये चूँकि भिन्न है और भिन्न की परिभाषा हम पढ़े हैं, इसका हर शून्य नहीं होना चाहिए, यहाँ हर है n+1 ≠ 0। अब प्रश्न उठा अगर शून्य हो जाए तो अभी आपको बताते हैं। दूसरा यहाँ इंटीग्रल हमको पढ़ना है 1/x, इंटीग्रल ऑफ 1/x, ये होता है log x टू द बेस e। अगर हम n+1 बराबर 0 लिख दें तो n बराबर -1 हो जाएगा, और यहाँ n की जगह -1 रख दें तो x पावर -1 आएगा, जो कि 1/x होगा। तो उसका इंटीग्रल अगर हम यहाँ हल करें तो x पावर 0+1 अर्थात यह 0 हो गया। x पावर 0 मतलब 1 बटे ये हर 0 हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जबकि इसका मान अनंत नहीं आ रहा है बल्कि इसका इंटीग्रल log x आ रहा है। ठीक, तो आप समझ लीजिए कि यह इंटीग्रल n बराबर ऋण 1 के लिए सत्य नहीं है, शेष सभी के लिए सत्य है। इन्हीं दो सूत्रों का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो आप देखिए यह 1/x टाइप का है, इसका इंटीग्रल log x होता है। ये हो गया log x की जगह है t-t0, एक से ज़्यादा पद हैं तो ब्रैकेट,
ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, निरपेक्ष मान ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्योंकि लॉग हमेशा धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक के लिए ही परिभाषित होता है, इसीलिए हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया। ये बराबर हो गया। अब ये dt का मतलब हुआ 1 dt। 1 किसी वेरिएबल की पावर 0, जैसे x की पावर 0 1 होता है, वैसे यहाँ 1 की जगह t की पावर 0 लेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल t है। तो t की पावर 0 का मतलब ये हुआ कि अगर n की जगह हम 0 रख दें तो x पावर 0 आ गया। ठीक, तो n की जगह 0 रख दिया जाए तो यही वाला सूत्र हम यहाँ लगा देंगे। n की जगह 0 रख दीजिए और x की जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो रखिए, देखिए, तो ये हो गया x की पावर, x की जगह हम लिखेंगे t की पावर, n की जगह 0 + 1 अपान 0 + 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, अथवा ये हो गया लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t माइनस t0 टू द बेस e इक्वल, इसको देखिए 0 + 1 1 हो गए, ऊपर भी नीचे भी t की पावर 1 t होता है, अपान 1 t अपान 1 को t लिख देंगे, तो ये हो गया t और प्लस c। ध्यान दीजिए यहाँ प्रोपोर्शनल है, ये हो गया, और यहाँ देखिए माइनस के था, इसको भूला है, ये इंटीग्रल करेंगे माइनस के, कांस्टेंट है तो माइनस के यहाँ बाहर कांस्टेंट हो जाएगा, ये माइनस के यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस के, ये है आपका यहाँ आ जाएगा माइनस के। ठीक, ये है समीकरण 5। आप ध्यान दीजिए प्रारंभिक अवस्था में, माने जब समय t शून्य है, प्रारंभिक ताप t बराबर t डैश, कब, जब समय t बराबर 0, ऐसा लिखा जाए, जब समय t बराबर 0 प्रारंभिक अवस्था में, यहाँ लिखिए प्रारंभिक या प्रारंभ में जब समय t बराबर 0 तो वस्तु का ताप t बराबर, मान लीजिए t डैश, यहाँ लिख लीजिए मान, प्रारंभिक ताप वस्तु का कितना है, t डैश। प्रारंभिक समय मतलब जब समय लगा ही नहीं शुरुआत में, t बराबर 0, ये मान रख दिया जाए, तो ये समीकरण 5 से हो गया लॉग t की जगह ताप t डैश माइनस t0 ब्रैकेट विद रेस्पेक्ट टू e इक्वल माइनस के टाइम्स t की जगह 0 + c, अथवा लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t डैश माइनस t0 टू द बेस e इक्वल के में 0 का गुणा करेंगे 0 0 + c आ जाएगा c। ये समीकरण 6 हो गया। अब समीकरण 6 से c का मान, समीकरण 6 से c का मान समीकरण
6 से C का मान समीकरण 5 में रखने पर रख दिया जाए, ये समीकरण 5 हमारा बदल जाएगा log t माइनस T0 टू द बेस e इक्वल माइनस KT और प्लस C का मान है log t डैश माइनस T0, अथवा ये हो गया log t माइनस T0 टू द बेस e। ये log वाले टर्म को हम पक्षांतर करेंगे बाईं ओर तो माइनस हो जाएगा log t डैश माइनस T0 टू द बेस e इक्वल, यहाँ बचेगा केवल माइनस KT। और ये सूत्र है, सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं, log m माइनस log n इक्वल log m अपान n। ये नेचुरल लॉग है, इन सभी का आधार ही होता है, लिखें या ना लिखें। इसी सूत्र का उपयोग यहाँ करें, ये मिलेगा, इसलिए log t माइनस T0 अपान t डैश माइनस T0 टू द बेस e इक्वल माइनस KT। अब log की परिभाषा है, log की परिभाषा से हम इसको आपको थोड़ा बताना चाह रहे हैं। देखिए, इसको भी आप ध्यान दीजिए अलग से। जैसे हम पढ़े हैं 10 की घात 2 ये बराबर 100 होता है। 10 की घात 2 बराबर 100 हम सभी जानते हैं। अगर हम log ले लें, log ऑफ 10 स्क्वायर इक्वल log ऑफ 100, और हम log का सूत्र पढ़े हैं log m पावर n। log का सूत्र है log m पावर n इक्वल n इंटू log m। मतलब हुआ कि घात का गुणा होता है, ये सूत्र है हमारा। इसी सूत्र का उपयोग करें तो घात का गुणा हो जाएगा, ये हुआ 2 log 10 इक्वल log ऑफ 100। अब इनके आधार अगर हम 10 ले लें, समान ले लें, तो यहाँ भी आधार 10 और यहाँ भी आधार 10। और हम पढ़े हैं किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक 1 होता है। संख्या और आधार अगर समान है तो उसका मान 1 हो गया। तो आ गया 2 गुणे 1 बराबर log ऑफ 100 टू द बेस 10। तो इस ढंग से हमें मिला कि आप यहाँ से अगर ध्यान दें, हम इसको आगे बढ़ाएं, ये log ऑफ 100 टू द बेस 10 इक्वल टू। अब आप जरा इनकी दोनों की तुलना करें
तो यहाँ से log की परिभाषा, किसी संख्या का दिए गए आधार पर लघुगणक वह घात होती है। ये क्या है 100, ये संख्या है, और ये 10 क्या है आधार है, और ये 2 क्या है ये घात है। ठीक, आप अंदाज लीजिए, यहाँ ये आधार है, ये घात है, और ये संख्या है। ठीक, तो इनको आप अगर ध्यान से देखें तो हम एक दूसरे में इनको आपस में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। माने लाग को घात में बदल सकते हैं, घात को लाग में बदल सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं। तो इस ढंग से आप देखें, हम लोगों ने लिखा log 10 स्क्वायर इक्वल 100, और यहाँ लिख रहे हैं log ऑफ 100 टू द बेस 10 इक्वल टू, यही दोनों मिला है। देखिए 10 स्क्वायर इक्वल 100, और यहाँ log ऑफ 100 टू द बेस 10 इक्वल टू। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ आधार समान है, ये भी है और ये भी है, दोनों आधार समान है। फिर यहाँ देखें घात, ये घात है, और यहाँ भी ये देखें ये घात है। और ये तीसरा जो बच गया ये संख्या है, ये आपकी संख्या है। तो आप देखें, अगर हम घात को लाग में बदल रहे हैं, लाग को घात में बदल रहे हैं, तो इसी का उपयोग करके हम बदल सकते हैं। ये देखिए, आप अपना जो भी समीकरण हो, ये यहाँ देखिए, यह है आधार, इसका ई है, तो वही घात का भी आधार होगा। तो देखिए आधार ई हो गया, इसको हम नोट कर दे रहे हैं। इसको अलग से कोई समीकरण जो भी आपका रहा हो, 5 6, यहाँ 4 है, हम इसको 5 कह दे रहे हैं, 5 6 7 जो भी हो आपका देख लीजिएगा। इस समीकरण से आप देखिए इसका आधार ई है, तो इस घात का भी आधार ई होगा। ये घातांक को हम लाग में, लाग को घातांक में बदलते हैं। तो लाग का आधार 10 है, इसका भी देखिए आधार 10 है, माने दोनों आधार समान होते हैं। तो इसका आधार ई है तो इसका भी आधार ई हो जाएगा। देखिए लाग का जो आंसर आता है, उत्तर आता है राइट साइड में, वो 2 है। ये 2 क्या है? घात है। और घात लिखते कहाँ है? आधार के ऊपर।
ये आधार है, इसके ऊपर घात लिखेंगे। तो देखिए log का जो आंसर आता है वो घात है, तो माइनस के टी घात है। ये कहाँ लिखी जाएगी? आधार के ऊपर लिखी जाएगी। टी पावर माइनस के टी इक्वल, देखिए आधार हो गया, घात हो गई। अब बची क्या? संख्या। संख्या कहाँ होती है? लाख के सामने। तो लाख के सामने क्या लिखा है? टी। यहाँ लिख दें, लाख के सामने लिखा है टी माइनस टी जीरो अपान टी डैश माइनस टी जीरो। एक से ज़्यादा पद है, ब्रैकेट लगा दिए, ये हो गया। ठीक, यही हुआ। अब इस लाख को हमने ये घात में बदल दिया इसकी सहायता से। ठीक, आइए, या ये हो गया टी माइनस टी जीरो इक्वल, ये हुआ टी डैश माइनस टी जीरो इंटू ई पावर माइनस के टी। ये मिल गया समीकरण। जो भी हो आपका समीकरण नंबर, यहाँ तो हम मिटा दिए, हम ध्यान नहीं दिए, आगे का समीकरण जो भी हो लिख लीजिए। ठीक, तो ये बता रहा है कि वस्तु चरघातांकी रूप से ठंडी होती है, माने वस्तु का ताप चरघातांकी रूप से घटता है। अतः वस्तु का ताप चरघातांकी रूप से घटता है, माने वस्तु हम चरघातांकी रूप से ठंडी होती है। मतलब जब तापांतर ज़्यादा होता है तो वस्तु तेजी से ठंडी होती है, जैसे जैसे अंतर घटता जाता है अब उसके ठंडा होने की दर घटने लगती है। उदाहरण के लिए ठंडी के दिनों में इस समय देखिए, चाय अपने सामने आई, उबल रही थी, उसका ताप मान लीजिए 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस समय ठंडी पड़ रही है, यहाँ यह अपना ताप मान लीजिए इस समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापांतर बहुत ज़्यादा है। तो जब तापांतर ज़्यादा है तो जैसे ही चाय रखी जाती है शीघ्र ही ठंडी होने लगती है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तापांतर घटने लगता है। वही आपके कप की चाय 80 की जगह अब आ जाती है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और परिवेश का ताप जो पहले था वही अब भी है, इस समय भी है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो जहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर था अब वही 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर हो गया। माने तापांतर घटेगा तो भी उसके ठंडा होने की दर घटती जाएगी। और कैसे घटेगी? चरघातांकी रूप से घटती है। अब यदि हम इनमें ग्राफ खींचें तो ये समय t है x अक्ष पर, x अक्ष पर हमेशा मुख्य राशि रखी जाती है, और यह आपका लॉग ये t माइनस टी जीरो अपान टी डैश माइनस टी जीरो ये है। तो हमारा ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे। ठीक, इसे हम शीतलन वक्र कहते हैं, इसे शीतलन वक्र कहते हैं। इस वक्र पर पास पास दो बिंदु लें
मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, बिंदु ए और बिंदु बी, इनके संगत ताप पहले ताप T1 था, मान लीजिए ए के संगत ताप था T1 और बी के संगत ये ताप हो गया T2। और ए के संगत मान लीजिए ये समय, ऐसे लंब डालिए, समय था T1 और ये बी के संगत ये समय है T2। तो ये समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से तो जैसे जैसे समय T1 से T2 तक बढ़ता है और ताप T1 से T2 तक घटता है, यह ठंडा होने की दर नेगेटिव कैपिटल डी कैपिटल टी ओवर डी स्मॉल टी, या बराबर ये ताप के ठंडा होने की दर। अब आप देखिए ताप T1 ज़्यादा है, ये ताप T2 कम है, तो तापांतर T1 माइनस T2 हो गया। ये T1 के संगत समय है T1 स्मॉल T1 और T2 के संगत ये समय है स्मॉल T1, तो ये T2 माइनस T1। ये नेगेटिव, ध्यान दीजिए, T1 के संगत स्मॉल T1, T2 के संगत स्मॉल T2, तो T1 माइनस T2 इक्वल T1 माइनस T2, जबकि T2 यहाँ समय T2 ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो माइनस बाहर कॉमन लेंगे, इस ऊपर वाले माइनस को काट कर प्लस कर देगा, तो ये हो गया। आगे जो भी इसका समीकरण रहा हो आप रख सकते हैं, ठीक। और इसके बाद आगे तापांतर T माइनस T0, तापांतर यहाँ पर यह ताप आपका, यह ताप T, ये अलग अलग ताप हैं T1 T2, तो ये मान्य ताप, ये हो गया T1 प्लस T2 बाई 2, मान्य ताप T1 प्लस T2 बाई 2, ठीक। इस मान्य ताप को हम कैपिटल T कह दें तो कैपिटल T इक्वल T1 प्लस T2 बाई 2, तो ये आ गया। तो ये सभी मान अपने हम समीकरण 3 में रखें, तो यहाँ लिख दें समीकरण 3 से तो ये T1 माइनस T2 अपान T2 माइनस T1 इक्वल, यहाँ है कांस्टेंट K, अब इस T का मान रख दें T1 प्लस T2 अपान 2 और माइनस T0,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, न्यूमेरिकल में इसका उपयोग हम बहुत करेंगे, इसे याद रखिए। जब न्यूमेरिकल बताने लगेंगे तो इसका उपयोग किया जाएगा। इसको जो भी समीकरण रख लीजिए। तो ये सब हमको पढ़ना था। यह है न्यूटन के शीतलन के नियम। धन्यवाद।